भारत की पहले नगरीकरण के रूप में जाना जाता है कि भारत का पहला नगरीकरण कहाँ हुआ? सिंधु नदी के आसपास हुआ। तो ऐसे चाइना से सिंधु नदी निकलती है। जब हमने पंजाब का मैदान पढ़ा था तो उस टाइम सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी, जिसमें हम लोगों ने सिंधु, उसके साथ साथ झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, इसके बारे में जाना। तो ये सारी चीजें हमें सिंधु नदी के आसपास। तो सबसे पहली बात आती है नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, सिंपल सा मतलब तो नगरीकरण का यही होता है कि भाई जब कोई समाज गांव से शहर की तरफ जाने लगे, गांव से शहर की तरफ जो कोई समाज जाता है, और जब बहुत सारे शहर एक साथ विकसित होने लग जाएं, तो उन शहरों के समूह को ही हम क्या कहते थे? नगरीकरण। जैसे आज के समय में दिल्ली एनसीआर का जो आसपास का एरिया है, इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर भारत का नगरीकरण है। इस आसपास वाले एरिया में गुड़गांव भी दिखता है, साथ में नोएडा भी है, दिल्ली वाला क्षेत्र भी है, गाजियाबाद भी है। ये सारे शहर भारत के नगरीकरण को बनाते हैं। ऐसे ही पहले भी हुआ करता था। और ये गांव से शहर की तरफ कब जाएगा? जब इंसान की जो बेसिक जरूरत है वो पूरी हो जाए। सबसे पहली इंसान की जो जरूरत है वो है खाना। अगर खाना आपके पास है तभी आपका शहर डेवलप होगा। अगर खाना नहीं है तो शहर डेवलप नहीं। जैसे अभी हम लोग ये ज्ञान ले रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, उसका सबसे बड़ा कारण कोई ना कोई हमारे लिए खाना उगा रहा है। जिस दिन ये खाना होगा नहीं हमारे पास, तो हम दोनों को भी खेती करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर पेट ही नहीं भरेगा तो पढ़ के क्या करेंगे? तो इससे ही कहीं ना कहीं शुरुआत होती है हर समाज की। तो सबसे पहले इंसान जंगल में रहता था और कुछ कबीले, कुछ समूह में रहता था। शिकार करने जाता था, शिकार करके वापस आता था। कई बार बहुत सारे फल इकट्ठे करके लाता था। फिर इंसान को समझ आया, क्या कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती कि हम एक जगह रह सकें, जिससे हमें सुरक्षा का भी खतरा ना हो कि भाई शेर अटैक करेगा, शिकार करने भी ना जाना हो। तो इसके लिए उसे पता चला कि जब मैंने आम खाया था तो उसकी गुठली फेंकी थी, और कुछ हफ्ते बाद मैंने जब देखा तो वहां पे पेड़ हो गया। तो ऐसे इंसान को पहली बार खेती के बारे में पता चला कि हम लोग भी ऐसे किसी भी खाद्यान्न का उत्पादन कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब खेती के बारे में पता चला, तो इंसान ने कुछ गांव बनाए, जिनका मुख्य पेशा क्या होता था? खेती करना। तो ये लोग खेती करते थे। और हमने फर्स्ट वाले दिन देखा भी था कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी संस्कृति थी। जौरवे संस्कृति हमने देखी, राजस्थान में बनास संस्कृति देखी। इन सब का डेवलपमेंट ऐसे ही हुआ। और धीरे धीरे गांव में जब खेती विकसित रूप में होने लगी, कृषि ज्यादा विकसित हो गई, तो ये खाना ज्यादा हो गया। और खाना ज्यादा हो गया, तब लोगों ने बोला देखो भाई, हम लोग 100 लोग हैं, लेकिन हमारे समाज के 40 लोग 100 लोगों के लिए खाना उगा सकते हैं। तो ये 60 लोगों को खाना उगाने की जरूरत क्या है? आप लोग अपना दिमाग कहीं और लगाओ। आप लोग दूसरे चीजों में काम करो, कोई व्यापारी बन जाओ, कोई शिक्षक बन जाओ, कोई स्वास्थ्य में काम करो। मतलब अलग अलग चीजों को एक तरीके से आप लोग एक्सपीरियंस करो, जिससे मानवता का विकास हो सके। तो ऐसे ये सब लोग करते थे। तो धीरे 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 जब व्यापार बढ़ेगा, जब इंसान खेती से थोड़े दूसरे काम में चलेगा, सेवा क्षेत्र में लगेगा, कुछ चीजों का विनिर्माण करेगा, चाहे घर बनाए या मूर्तियां बनाए, तो उसके बाद होता है शहर का विकास। तो शहर का विकास कहीं ना कहीं निर्धारित होता है कि आपकी खेती कैसी है। जैसे आज के भी हमारे शहर इसीलिए विकसित हैं, जब तक हमारे किसान हमारे लिए खाना उगा रहे। जिस दिन शहरों में खाना आना बंद हो जाएगा, उस दिन ये शहर भी तबाह हो जाएंगे। जैसे कोरोना काल में हमने देखा,
शहर में ज्यादातर लोग गांव से आते हैं रोजगार की तलाश में, अच्छे अवसर की तलाश में। लेकिन जैसे ही शहरों में रोजगार खत्म हुआ तो सारे लोग कहाँ पहुंच गए, गांव में, क्योंकि उन्हें खाना तो गांव में ही मिल रहा था। तो फिर यह शहर में जब रोजगार ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो शहर में रहना किस बात का रेंट देना। तो सब लोग माइग्रेट करके अपने गांव की तरफ चले गए। तो ये सारी चीजें एक तरीके से नगरीकरण में होता है। और हमारे देश में 4 नगरीकरण अभी तक हुए हैं, और जिसमें से पहला नगरीकरण आपको दिखता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हर बार इन नगरीकरण का होना होता है, और फिर उसके बाद इन नगरीकरण का पतन होता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की जो 4 नगरीकरण हुए उनमें सबसे ज्यादा विकसित नगरीकरण ये सभ्यता थी। इन लोगों ने वर्ल्ड में काफी ज्यादा डोमिनेट किया, और ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड का 16%, वर्ल्ड की जीडीपी को अगर हम देखें तो जीडीपी का 16% ये लोग डोमिनेट करते थे। मतलब अगर दुनिया में 100 सामान आप लोग देखोगे, उनमें से 16 सामान सिंधु घाटी सभ्यता के थे। इसका मतलब ये मेक इन इंडिया को सबसे ज्यादा प्रमोट किए थे। इसका मतलब इनकी आर्थिक जो हालत थी, इनका जो ज्ञान था, वो बड़े स्तर का। अभी की हम बात करें कि भारत अभी कितना डोमिनेट करता है, तो मुश्किल से 2 से 3% हम वर्ल्ड में अपना सामान बेच पाते हैं। तो ये डिफरेंस बताता है कि ये लोग हमसे 7 से 8 गुना ज्यादा विकसित थे, और ये लोग सिंधु नदी के आसपास विकसित हुए। तो ऐसे हमारे पहले नगरीकरण का विकास हुआ। और हम आज के नगरीकरण की बात करें, जो दिल्ली के आसपास हमारा विकसित हुआ है। दिल्ली हमारी राजधानी है, और दिल्ली के आसपास में हम कह सकते हैं यमुना और गंगा नदी के आसपास, यमुना और गंगा नदी के जो द्वाब वाला क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उसमें ही हमारी दिल्ली का विकास हुआ है। तो ये हमारा चौथा नगरीकरण, और अभी ये चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। धीरे धीरे अभी भी हम यहाँ पे कभी मेट्रो डेवलप करते हैं, कभी बुलेट ट्रेन डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे नगरीकरण को दिखाती हैं, और बहुत सारे शहर हमें एक साथ दिखते हैं। और इससे पहले जब हम लोग मौर्य काल में जाते हैं, तो मौर्य काल में गंगा नदी के किनारे मौर्य काल वाले लोग, जिसमें अशोक आएंगे, अशोका द ग्रेट, उस समय हमारे देश में दूसरा नगरीकरण हुआ। वहां पे भी सेम चीज, धीरे धीरे खाना ज्यादा होगा। खाना ज्यादा होने की वजह से कुछ लोग व्यापारी बनेंगे, कुछ लोग शिक्षक बनेंगे, कुछ लोग राजा बनेंगे। धीरे 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 वो सारी चीजें होती जाएंगी, देश के पास थोड़ा पैसा आता जाएगा, और हमारे देश में दूसरा नगरीकरण बने। एक गंगा नदी के आसपास पटना, राजगिरी, बोध गया, इसके आसपास वाले जो शहर है ये डेवलप हो जाएंगे, पाटलिपुत्र। और ये सब कब होता है, बौद्ध काल के आसपास। महाजनपद जब बनेंगे, कुछ टाइम हम देखेंगे कि ये दूसरा नगरीकरण हमारा विकसित होता है। और उसके बाद तीसरा नगरीकरण हमारा आएगा जब दिल्ली सल्तनत, जिसमें आप लोग कुतुब मीनार देखते हो, हुमायूं का मकबरा देखते हो, ताजमहल हमें दिखता है, लाल किला हमें दिखता है। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में हमारा तीसरा नगरीकरण दिखता है, जो दिल्ली, आगरा, इसके आसपास आपको दिखेगा। तो ऐसे करके हमारे देश में 4 नगरीकरण हुए हैं। तो इन 4 नगरीकरण में से जो पहला नगरीकरण है, वो नगरीकरण है सिंधु घाटी सभ्यता। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई ये नगरीकरण जब चल ही रहा था, ये लोग इतने विकसित हुए, फिर खत्म क्यों हो जाता है? तो खत्म होने के कई कारण होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा कारण है, खत्म होने का कारण वही होगा जो शुरू होने का कारण था। अगर इन लोगों को खाना ना मिले, अगर जो खाना अभी हम देख रहे थे सरप्लस था, ज्यादा था, वो खाना कम हो जाए, तो धीरे धीरे नगरीकरण किसकी तरफ चला जाएगा, गांव की तरफ। और ऐसा कब होता है, खाने के लिए आप लोगों को खेती करने के लिए क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, साथ में अच्छी व्यवस्था चाहिए, लोग चाहिए जो खाना उगा पाए।
और पहले नगरीकरण और अगले नगरीकरण में एक ही समस्या आपको दिखाई देगी, खाना कम हो गया। और खाना कम हो गया तो व्यापारी लोगों ने अपना व्यापार छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास सामान ही नहीं, किसको बेचे। शिक्षकों ने अपना ज्ञान छोड़ दिया, क्योंकि शिक्षा लेके करेंगे क्या जब खाना ही पेट में नहीं है। तो बिना खाने के कैसे आप लोग ज्ञान लोगे। तो इसका कारण होता है खाने की शॉर्टेज होना। और खाने की शॉर्टेज किस वजह से होती है, जब ये नदी अपना रास्ता चेंज कर दे। और नदी अपना रास्ता चेंज करेगी तो हमारे पास सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा। खेत में जब सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा तो आपका खाना ही नहीं हो पाएगा। ऐसा ही हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और नगरीकरण के अंत का मतलब कभी ये नहीं होता कि सारे लोग मर गए। लोग नहीं मरे, दोबारा से जो नगरीकरण था वो शहर से गांव की तरफ चला गया। अब लोगों को लगता है व्यापार करने में कोई फायदा नहीं है, पहले हमें अपना खाना उगाना है। तो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, और दूसरी जगह शिफ्ट होंगे तो फिर दोबारा से इन्हें जीरो से स्टार्ट करना है, गांव से। तो ऐसे हर नगरीकरण में हमें दिखाई देता है। ऐसे ही मौर्य काल ने नगरीकरण लाया, फिर उसके बाद मौर्य काल के बाद अकाल पड़ने स्टार्ट हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने सुना होगा। उनके टाइम अकाल पड़ा, वो भाग के दक्षिण भारत जाएंगे। और जब अकाल ही पड़ जाएगा तो खाना कहाँ रहेगा, तो इस नगरीकरण का अंत हो जाएगा। ऐसे ही दिल्ली और मुगल सल्तनत के बाद ब्रिटिश लोग आएंगे, वो हमारे देश के लोगों का शोषण करेंगे, यहाँ पे भी खाना खत्म हो जाएगा और ये सिविलाइजेशन का भी अंत हो जाएगा। फिर हमें आजादी मिलेगी, आजादी के बाद फिर दोबारा से हम खाद्यान्न सरप्लस करेंगे, और फिर हमारे चौथे नगरीकरण का एक तरीके से विकास होगा। तो ऐसे भारत में 4 नगरीकरण हुए। और आज जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और इस सिंधु नदी के बेस पे नाम पड़ा हिंदू। जो अरब वाले लोग थे वो बोलते थे सिंधु नदी का एक और नाम हुआ करता था इंग्लिश में, जिसे हम कहते हैं इंडस। तो इंडस नाम हुआ करता था। तो पहले सिंधु सिंधु, फिर हो गया इंदु इंदु, और फिर हो गया हिंदू। हिंदू का मतलब हुआ करता था जो लोग सिंधु नदी के आसपास रहते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं था, हिंदू क्या था, जो लोग सिंधु नदी के आसपास रहते हैं वो सब लोग हिंदू कहलाते थे। और ये भाषा के आधार पर होता था, कोई ब्रिटेन वाला आया, कोई बाहर वाला आया, उसे लगा अच्छा इंडू। इसी के आधार पे हमारे नीचे वाला जो समुद्र है उसको इंडियन ओशियन कहा गया। ये इंडू नदी के आसपास जो रहने वाले हैं उनके पास जो समुद्र पड़ता है भैया उसको इंडियन ओशियन। तो ऐसे हमारे नीचे का पार्ट इंडियन ओशियन कहलाया। तो ये लोग काफी ज्यादा फेमस थे, और इनके यहाँ बहुत सारे लोग व्यापार करने आते थे। इसीलिए एक समुद्र का नाम इनके नाम पे रख दिया कि अगर आप लोगों को इनसे व्यापार करना है और समुद्र के रास्ते जाना है तो इंडू वाले ओशियन को आप लोगों को पार करना पड़ेगा। तो ये दिखाता है इनकी ताकत कि ये लोग कितने ज्यादा विकसित थे, कितने ज्यादा एडवांस थे। अब बात आती है कि इनका शुरुआत कैसे हुआ, कैसे ये लोग गांव से शहर की तरफ बढ़े। तो इनके शुरुआत के अलग अलग लोग अलग अलग कारण बताते हैं। जो पश्चिमी दुनिया है और साथ में अरब दुनिया है वो अपने हिसाब से बताती है कि ये लोग हमारे यहाँ से थे, धीरे धीरे सिंधु नदी के आसपास पहुंच गए, और इस वजह से यहाँ पे शहरों का डेवलपमेंट हुआ और फिर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। तो सब जो अच्छी चीज होती है ना उसकी सब वाहवाही लूटना चाहते हैं कि भाई ये लोग हमारे थे। इससे क्या होगा, उन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, आत्मविश्वास आएगा नई पीढ़ी में कि देखो हमारे पूर्वज इतने विकसित थे। लेकिन दूसरी जो इसकी परिभाषा है वो भारतीय लोगों की है। भारतीय लोग बोलते हैं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग कहीं से नहीं आए थे। इन लोगों का विकास कहीं भी मेसोपोटामिया से नहीं जुड़ा है। जैसे हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता थी, ऐसे अरबियन कंट्री में ईरान इराक के पास मेसोपोटामिया सभ्यता थी। और मेसोपोटामिया सभ्यता उस टाइम की सबसे विकसित सभ्यता थी। तो इन लोगों ने बोला मेसोपोटामिया से कुछ लोग आए, वो भारत की सिंधु नदी के आसपास कब्जा कर लिए,
धीरे धीरे वहां पे खेती करने लगे, और खेती करने के बाद वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं ऐसे कैसे मान लें, और हमने कुछ अंतर बताए। देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु सभ्यता में कुछ अंतर है, और इन आधार पे हम कह सकते हैं कि ये लोग मेसोपोटामिया से तो बिल्कुल नहीं आए थे। जैसे मेसोपोटामिया में पता चलता है जो शक्ति थी या जो राजा था, वो कौन लोग हुआ करते थे? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण लोग एक तरीके से यहाँ पर रूल करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रूल करते थे वो थे व्यापारी। तो अगर तुम्हारे यहां से आए तो रूलिंग क्लास में डिफरेंस क्यों? दूसरा, नगरीकरण। मेसोपोटामिया के शहरों में कहीं भी हमें साफ सफाई को लेकर ज्यादा विकास नहीं देखा देता, कि भाई इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो, सीवर का जो सिस्टम है, कैसे पानी को लाना है कैसे लेके जाना है, ये अच्छा हो। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता वाले साफ सफाई के मामले में काफी ज्यादा आगे थे। तो अगर ये आपके यहाँ के थे तो इनके पास नई नॉलेज क्यों, नया ज्ञान कैसे आया? अगर तुम्हारे यहाँ से थे तो इनके पास नया ज्ञान होता ही नहीं। तो इसका मतलब ये बात तो गलत साबित होती है कि ये लोग मेसोपोटामिया से थे। तो ये सारी चीजें तो हम लोग बताते हैं। देखो हुआ क्या, मेहरगढ़ एक क्षेत्र था जहां हमने देखा भी खेती के एविडेंस मिले। मेहरगढ़ में धीरे धीरे लोग खाना बनाने लगे, मतलब कृषि करने लगे। कृषि का अधिशेष हुआ, ज्यादा कृषि होने लगी, खाना ज्यादा होने लगा। और ये जिस क्षेत्र में पड़ता है वो था बलूचिस्तान। और यहां से ये लोग धीरे धीरे प्रवास करके कहा पहुंचे? सिंधु नदी के आसपास। और सिंधु नदी के आसपास इनको सिंचाई के साधन और मिले, और सिंचाई के साधन और मिले तो इस सिंधु नदी के आसपास ही कुछ शहर बसने लगे। और शहर में कुछ शहरों का नाम ऐसे था जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, साथ में लोथल। और इन शहरों के समूह से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। तो ये हमारा कारण है, और इसी को हम लोग मानते हैं कि भैया ऐसा नहीं है कि ये लोग कहीं बाहर से आए थे, कहीं बाहर से नहीं आए। इनका जो उद्भव है भारत में ही, जो बलूच कृषक थे उनके पास खेती अधिक हुई। धीरे धीरे लोग व्यापार करने लगे, व्यापार करने लगे तो शहर विकसित हुए, और शहर के विकसित होने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो ये इसका उद्भव का मेन कारण है। और साथ में एक और चीज जो हमें दिखाई देती है, मेसोपोटामिया जो थे वहां पे जो भाषा यूज की जाती थी लिखने के लिए, जो लिपि थी, वो लिपि सांकेतिक है। जैसे आजकल हम लोग यूज करते हैं कि भाई ए का मतलब ये होता है, आ का मतलब ये होता है। लेकिन इनकी जो लिपि थी वो थी चित्राक्षर, चित्र के माध्यम से। चित्र के माध्यम से ये लोग बताते थे कैसे भैया एक चीज बोली जा सकती है। जैसे ये लोग बोलते थे जंगल में मोर नाचा, तो जंगल में ऐसे मोर बना दिया और बोलते हैं मोर नाचा। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा कैसे नाचा। तो इनकी जो लिपि है और मेसोपोटामिया की लिपि है, दोनों में बहुत अंतर है। और अगर समान लोग होते तो एक ही लिपि एक ही भाषा का यूज करते, लेकिन ऐसा भी कहीं नहीं दिखता। तो इसीलिए इनका जो उद्भव है यहीं से एक तरीके से हुआ है। और धीरे धीरे इन किसानों में से कुछ लोग व्यापारी बने, और व्यापारी बने तो उसकी वजह से शहर का विकास हुआ। और धीरे धीरे इन्होंने शहर के विकास के लिए अलग अलग संरचनाएं बनवाई। कुछ जगह रोड बनवाए, कुछ जगह अच्छे घर बनवाए, कुछ जगह पोर्ट बनवाए, बंदरगाह बने, लोथल में बंदरगाह बनेगा। ये सारी चीजें इन लोगों ने बनवाई, और इसके बाद ही इस सभ्यता का विकास हुआ।
तो ये इसके उद्भव का कारण माना जाता है। तो उद्भव का कारण ये है, ना कि वो जो मेसोपोटामिया वाले बोलते हैं या और जो दार्शनिक बोलते हैं, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, ये लोग एक तरीके से बोलते थे कि ऐसा हुआ था, लेकिन हम लोग इसको, और अभी के टाइम इसी चीज को माना जाता है। और साथ में एक और चीज, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको धर्म नहीं दिखेगा, जबकि मेसोपोटामिया में आपको धर्म दिखेगा। मेसोपोटामिया में ब्राह्मण धर्म को ये लोग मानते हैं, लेकिन इनके यहाँ कोई धर्म ही नहीं। प्रकृति की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ के चारों तरफ धागा बांध दिया, उसी की पूजा कर रहे हैं। पत्थर को शिव जी की तरह पूजा कर रहे हैं। साथ में महिला की एज अ देवी मानते हैं। तो ये सारी चीजें भी अंतर है इनके समाज में और उनके समाज में। अगली बात आती है इसका विस्तार कहां तक था, इसकी ज्योग्राफी या क्षेत्र कहां तक का, कहां से कहां तक सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फैले हुए थे। तो इनके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इनका भौगोलिक विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, उत्तर में ये दिखते हैं जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। और जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मांडा, वहां तक इनका दिखता है। तो मांडा में ये लोग दिखते हैं। दक्षिण में जहां पर जौरवे संस्कृति थी महाराष्ट्र में, उसका एक क्षेत्र था दैमाबाद। दक्षिण में ये दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैले हुए, ये इनका दक्षिण का क्षेत्र था। बात करें पूर्व में कहां तक फैले थे, तो पूर्व में उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र आलमगीरपुर, इन क्षेत्रों में फैले हुए थे। और पश्चिम में अफगानिस्तान का एक क्षेत्र सूत कोडोर, सूत का दौर जो एक क्षेत्र था, उसमें ये लोग फैले हुए थे। तो ऐसे इनका प्रसार था, भौगोलिक विस्तार था। तो ऊपर में जम्मू कश्मीर का एक मांडा क्षेत्र, दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में दिखता है, और पूर्व में आलमगीरपुर, और पश्चिम में सूतकोड़। तो आपसे एक कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का विकास क्या केवल भारत में था? नहीं, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में था, आज के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी था। तो ये लोग काफी ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए, साथ में अलग अलग दुनिया के साथ इनका व्यापार भी था। ये भी इनकी चीजें थी जो इनका चलता रहता था। इनके कुछ फेमस शहर भी थे, जैसे गुजरात में हमें दिखेगा लोथल, गुजरात में आपको लोथल दिखेगा, जहां पर दुनिया के कुछ पहले बंदरगाहों में से एक लोथल दिखेगा। और अभी हमारी सरकार इस बंदरगाह वाले क्षेत्र के आसपास एक म्यूजियम बनाना चाहती है, और इस म्यूजियम में जो हमारी समुद्र की विरासत है, जल परिवहन की जो विरासत है, उसको हम दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए लोथल अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोथल में हम लोग अपनी हेरिटेज साइट, जो हमारी विरासत है, उसको दिखाने के लिए म्यूजियम बना रहे हैं। और इस म्यूजियम में हमारे समुद्र का जो विज्ञान है, या हम लोगों ने जो भी विकास किया वाटर के स्तर पर, वो सारी चीजें इसमें दिखाई देंगी। साथ में गुजरात में एक और क्षेत्र जिसका नाम है धोलावीरा, जिसे हाल ही में यूनेस्को क्या है? एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फॉर सोशल एंड कल्चरल। यूनेस्को वर्ल्ड की जो विरासत है उनको बचाने की कोशिश करती है, और ये इसने ही धोलावीरा को विश्व की विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। और ये पहला ऐसा शहर है जो भारत में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसे ये टैग मिला है। वरना जितने भी जो शहर हैं
उनको टैग तो पहले मिल चुका है, जैसे हड़प्पा को मिला है, मोहनजोदारो को मिला है। लेकिन ये सारे शहर अब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, भारत के क्षेत्र में नहीं। और पहला क्षेत्र जो भारत में है वो है धोलावीरा, जो अपने जल की निर्माण को लेके काफी ज्यादा फेमस है। कैसे यहाँ पे वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन था, वो कैसे एक तरीके से चलता था, तो धोलावीरा उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देंगी। तो ये हमने जाना कि भाई कैसे इनका उद्भव हुआ, साथ में इनका भौगोलिक विस्तार होगा। और अगली बात जो इनकी चीज है, सबसे खास बात इनकी, इनका नगर निर्माण। नगर निर्माण इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और ये लोग काफी ज्यादा नॉलेज में भी आगे थे, क्योंकि कोई घर बनाएगा तो उसे बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए। घर का नक्शा बनाना पड़ेगा, कहाँ पे बाथरूम बनेगी, कहाँ से पाइप का पानी जाएगा, ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है, तभी आपका घर बनेगा। और ये लोग तो विकास कर रहे हैं पूरे के पूरे शहर का। तो पूरे पूरे शहर का विकास करने के लिए भी हमें नक्शा चाहिए। आज के आधुनिक युग में भी हम लोग जब शहर विकसित करते हैं तो कई बार गलत बन जाता है। जैसे हमारे बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे अगर 2 घंटे बारिश हो जाए तो तुरंत बाढ़ आ जाती है। गुरुग्राम में आप देखेंगे, दिल्ली में आप देखेंगे, मुंबई में आप देखेंगे, ये सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन इनके यहाँ नहीं आती थी। उसका कारण होगा कि भाई इनका नगर निर्माण काफी ज्यादा एडवांस। तो नगर निर्माण इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इन लोगों का नगर निर्माण आज के लिए भी हमें बहुत सारी सीखें देता है, कैसे आप लोग शहर का विकास कर सकते हैं। ज्यादा जनसंख्या बढ़े उसके बावजूद आप लोगों पर कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात आती है, इनके नगर का दो पार्ट में विभाजन था। विभाजन था, एक था ऊंचे वाले क्षेत्र पे पश्चिमी, दूसरा था पूर्व वाले क्षेत्र पे पूर्वी नगर, पश्चिमी नगर। पश्चिमी नगर थोड़े ऊंचे पे था, तो इसका मतलब ऊंचे वाले क्षेत्र पे तो यहाँ पर शासक वर्ग, राजा, सैनिक, ये सब लोग रहते होंगे। तो इस पश्चिमी वाले क्षेत्र पर शासक वर्ग रहता था। और पूर्व वाले क्षेत्र में कौन रहते होंगे? श्रमिक वर्ग, किसान, ये सब रहते थे। पूर्व वाले क्षेत्र में जो थोड़ा सा नीचे था, इसमें श्रमिक, किसान, ये सारे लोग। अभी भी आप देखेंगे तो हमारे देश में ऐसा डिवीजन मिल जाए, खासकर गांव के क्षेत्र में आपको मिल जाए। जो ऊंची जाति वाले लोग हैं वो थोड़े से ऊंचे वाले क्षेत्र में रहते हैं, जो निचली जाति वाले हैं वो थोड़े नीचे वाले क्षेत्र। ऐसे ही इनके यहाँ दिखता है कि डिवीजन है। और इसका कारण है इनके यहाँ वर्ग हैं, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग को रहने के लिए इजाजत है बड़े बड़े महलों में, निम्न वर्ग को नीचे रहने के लिए इजाजत है। और इस बात चीज को, जो पश्चिमी नगर है, इसको ये कहते थे दुर्ग या गढ़ी के नाम से जानते थे। और इससे एक बात और पता चलती है कि इनके नगर योजना में विषमता थी। दोनों में अलग अलग चीजें हैं ना, कि भाई इधर जो घर है वो 2 या 3 मंजिल वाले, इधर घर 1 मंजिल वाला। इधर के घर पक्की हुई ईंटों से बने हैं, इधर के घर कच्ची ईंटों से बने हैं। इन दोनों में एक खास बात थी, स्वच्छता का बहुत ध्यान था। दोनों में टॉयलेट थी, दोनों में बाथरूम थी, दोनों का सीवेज सिस्टम अच्छा था। घर में पेयजल मिलता था, पीने वाला पानी, साथ में उसको कैसे बाहर निकालना है, ये भी सारी चीजें थी। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। चाहे अमीर का घर हो या गरीब का घर हो, इस चीज में ध्यान रखते थे कि भाई उनकी सारी चीजें अच्छी हों। तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई देती थी। लेकिन वही धोलावीरा में 3 जगह विभाजित था घर। ये सारी चीजें जो हमने देखा कि विभाजन था 2 स्तर पे, ये सब ज्यादातर शहरों में मिलता है, लेकिन धोलावीरा इसका एक्सेप्शन है जो इनसे अलग है। धोलावीरा में आपको 3 जगह विभाजन दिखता है। तो धोलावीरा में 3 क्षेत्रों में शहर का विभाजन था। हो सकता है एक तरफ शासक, दूसरी तरफ व्यापारी,
तीसरी जगह किसान या श्रमिक, एक तरफ उच्च क्लास, दूसरी तरफ मध्य क्लास, और तीसरी तरफ निम्न क्लास, ऐसे इनका विभाजन। तो ऐसे धोलावीरा में हमें नगर का विभाजन दिखता है। अगली बात करें इनकी सड़कें कैसे थी। कच्ची सड़कें थी, पक्की सड़कें थी, घर किधर खुलते थे, सड़क की तरफ या सड़क से दूर। तो इनके यहाँ ज्यादातर जो सड़कें थी वो कच्ची सड़कें थी, उस पर मिट्टी डाली जाती थी, थोड़ा सा बजरी वाला थोड़ा बहुत काम कर दिया जाता था, पैसे चलते थे। क्योंकि इन्हें पक्की सड़कों की इतनी जरूरत भी नहीं थी, बैलगाड़ी अभी है, इनके पास कोई बड़ी तेज चलने वाली चीज नहीं, इसके लिए रफ्तार चाहिए। अभी ये लोग बैलगाड़ी का यूज करते हैं। तो बैलगाड़ी के लिए कच्ची सड़क भी अगर समतल जगह पर बनाई जाए तो वो काफी होती है। लेकिन मोहनजोदारो जो इनका शहर था, जो काफी ज्यादा फेमस था, उसमें हमें पक्की सड़क दिखती है। इसका मतलब यहाँ के लोग थोड़े ज्यादा अमीर होंगे। तो पक्की सड़क मोहनजोदारो में दिखती है। तो ये सारी चीजें इसमें थी। अगली बात आती है इनकी जल निकासी। जब बारिश हो जाए या आपके घर से जो खराब जल है उसको निकालना हो तो वो कैसे जाएगा। तो इनकी जल निकासी के मामले में ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, उत्तम तरीके की थी। आज भी हम लोग नहीं कर पाते। मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारे देश में इसके बाहर निकलने का सही तरीका ना हो। इस वेस्ट की वजह से कई बार प्रदूषण होता है, नालियों में चिप्स के पैकेट फेंक दिए जाते हैं, या और भी बहुत सारा वेस्ट हम ऐसे ही डाल देते हैं, सूखा कचरा भी डाल दिया, तो कई बार फंस जाता है, और जब बारिश हल्की से 2 घंटे हो जाती है तो तुरंत बाढ़ आ जाती है। शहरों में भी ये देखेगा, गाँव में भी देखेगा, नालियां भर जाती हैं। और इनकी नालियां ढकी हुई थी। नालियां ढकी होंगी, इससे फायदा क्या होगा, एक तो बदबू नहीं आएगी, और दूसरा मच्छर वच्छर की वजह से आपको स्वास्थ्य का खतरा नहीं। तो इनकी नालियां ढकी होती थी, और यहाँ पर जो रूलिंग क्लास थी वो व्यापारी वर्ग थे, तो वो इस चीज का ध्यान रखते थे कि स्वास्थ्य सही रहे, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो ना तो वो काम कर पाएंगे, और स्वास्थ्य सही नहीं रहने की कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, कीमत देनी पड़ेगी, हकीम को बुलाना पड़ेगा, वैद्य को बुलाना पड़ेगा। और ये आज भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम लोग ऐसा जल की निकासी वाला प्रावधान करें, कि हम लोगों को भी स्वच्छता के द्वारा काफी लोगों, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चला तो उससे बताते हैं 500 मिलियन से ज्यादा बच्चे, उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, उनका स्वास्थ्य बदल गया। पहले वो लोग ज्यादा बीमार होते थे क्योंकि आसपास की नालियां रहती थी, मच्छर काटते थे, अब वो कम बीमार रहते हैं। और इन लोगों के यहाँ ये सारी चीजें पहले से ही थी। अगला इनका मकान या घर कैसे बनता था। घर बनाने के लिए ये लोग ज्यादातर पक्की ईंटों का यूज करते थे। पक्की ईंटों से घर बनाए जाते थे, कुछ जगह 2 मंजिला घर है, कुछ जगह 3 मंजिल घर है, ज्यादातर घर 2 मंजिल हुआ करते। और ये लोग घर बनाने में इस बात पे ध्यान नहीं देते थे कि ये कितना ज्यादा सुंदर दिख रहा है, नहीं, घर बनाने में उपयोगिता पे बल था। अगर घर में 2 कमरों से काम चल रहा है तो 2 कमरे काफी है, ज्यादा कमरे बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये नहीं किसी को दिखाना है पड़ोसी को कि भाई चमक आनी चाहिए, शाइनिंग वाइनिंग से कोई मतलब नहीं, अपनी उपयोगिता पे वर्क। व्यापारी वर्ग है, बिजनेस क्लास है, इसलिए बिजनेस आदमी हमेशा ये देखता है कि इसका फायदा क्या होगा, इस इन्वेस्ट को क्या मुझे मिलेगा। लेकिन राजस्थान का एक क्षेत्र जिसका नाम है कालीबंगा, उसमें हमें कच्ची ईंटों से बने हुए घर देखेंगे। इसका मतलब वो थोड़ा आर्थिक रूप से पिछड़ा होगा, तभी कच्ची ईंटों से बना है। तो कच्ची ईंटों से
मकान बनते हुए दिखाई देते हैं कालीबंगा में। तो ये भी एक तरीके से थे। और यहाँ पर एक और चीज थी कालीबंगा में, राजस्थान वालों को पहले से ही बहुत ज्यादा फेमस रहता है, तो ये लोग मकान बनाते समय डिजाइन विजाइन का बड़ा ध्यान रखते थे। थोड़ा सुंदर दिखे, इस पे मूर्ति छप जाए, इस पे मोर बन जाए, तो ये सारी डिजाइन विजाइन ये लोग करते थे कालीबंगा वाले। वरना ज्यादातर लोग, ये लोग उपयोगिता पे बल देते थे। और इनकी एक और खास बात, इनका जो घर था उसका गेट, जो मुख्य सड़क थी, मान लीजिए ये हाईवे है, इस मुख्य सड़क की तरफ कभी नहीं घुसता था इनका गेट। ऐसे जो इनका घर है, उस घर के आसपास एक छोटी सी गली, कच्ची सी गली, उस गली की तरफ दरवाजा खुलता था। उसका कारण क्या था? देखो, अगर मेन हाईवे की तरफ आप दरवाजा खोलोगे, गलती से बच्चा चला जाए तो कोई अनहोनी हो जाएगी, उसकी डेथ हो सकती है। दूसरा, मेन सड़क के पास आवाज भी बहुत ज्यादा आती है, नॉइस होती है, साथ में वहां से धूल भी आएगी, तो आपके घर में प्रदूषण भी होगा। इसलिए ये लोग अपना जो घर का दरवाजा था वो एक गली में खोलते थे, ना कि मुख्य सड़क की तरफ। मुख्य सड़क की तरफ खुलेगा तो कभी ना कभी दिक्कत होगी, इसलिए घर के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के किसकी तरफ खुलते थे? एक तरीके से कच्ची गली की तरफ ये लोग खोलते थे। और मकानों को बनाते समय ईंटों को जोड़ने के लिए भी कुछ चाहिए, तो ईंटों को जोड़ने के लिए ये लोग क्या करते थे? चूना गारा, चूने को गीला करते थे और चूने का उपयोग करते थे। जैसे अभी हम लोग टाइल बिछाने के लिए चूने का उपयोग करते हैं, वो व्हाइट सा चूना होता है, ऐसे ही उसका ही ये लोग पेस्ट बनाते थे। और पेस्ट को एक तरीके से ईंटों को जोड़ने के लिए, सीमेंट अभी इनके पास नहीं है, चूने गारे का एक तरीके से यूज करते थे। और साथ में घर के आसपास एक कुआं होता था। कुआं किस लिए था? पानी के लिए। पानी को स्टोर करने के लिए भी कुआं काम आता था, और साथ में जब घर वालों को जरूरत हो तो उस कुएं से पानी को निकाल लो। तो ये सारी चीजें इनके घर में हमें दिखाई देती हैं। और धोलावीरा तो इस मामले में और आगे था। धोलावीरा जो क्षेत्र था, इस धोलावीरा में जल के संरक्षण की तकनीक हमें दिखाई देती है। अभी भी हमारी सरकार बोलती है ना कि मानसून जब सीजन आए तो हमें जल को बचाना चाहिए, शुद्ध जल को बचाना चाहिए, कैसे वो लोग खराब जल में ना कन्वर्ट हो। तो इसको बचाने के लिए कुछ हमें समाधान करने पड़ेंगे। तो इन लोगों ने धोलावीरा में जल के संरक्षण की तकनीक को अपनाया था और वहां के पानी को स्टोर करते थे। ये दिखाता है कि ये लोग वैज्ञानिक रूप से भी काफी ज्यादा समझदार थे, और ये लोग सही से एक तरीके से नगर का प्रबंधन करते थे। चाहे नगर का वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे नगर में जल पहुंचाना हो, या और भी कोई संसाधन पहुंचाना हो, वो सारी चीजें लोग करते हैं। तो इस मामले में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। तो इनकी नगर योजना आज भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। आज भी हमारे बहुत सारे शहर हैं जो अव्यवस्थित रूप से विकसित हैं। जैसे हमारी दिल्ली के आसपास की गलियां आप देखेंगे, बहुत कम जगह, छोटी छोटी गलियां, इधर आसपास में कूड़ा पड़ा है, बदबू मारती रहती है, सड़कों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, थोड़ी देर में बारिश हो तो पानी भर जाता है। तो इनसे हम लोग ये सीख ले सकते हैं कि कैसे हम लोग नगर का सही से निर्माण करें। तो इनकी नगरीकरण या नगर निर्माण की जो व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे एमसीक्यू का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा प्री में, साथ में मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण का वर्णन करें। तो एक क्वेश्चन आप लिख लेना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा बनाए गए नगरीकरण का वर्णन करें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा बनाए गए नगरीकरण का वर्णन। तो इनका नगर निर्माण सबसे बड़ी ताकत थी, और इसी के बल पे
ये लोग एक महान सभ्यता के रूप में कहलाए। कि नगर अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं बाजार भी अच्छा रहेगा, बाजार अच्छा रहेगा तो बहुत सारे लोग घूमने भी आएंगे, तो आप लोगों की आर्थिक जो व्यवस्था है वो अपने आप बढ़ जाएगी। और जब आपके यहाँ बाढ़, सूखा, पानी की कमी, ऐसी समस्याएं नगर में नहीं होंगी, तो नगर निरंतर एक तरीके से चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें इनके नगर में थी, और एक तरीके से संधारणीय नगर की स्थापना इन्होंने करने की कोशिश की, जो लगातार चलता रहे। ये इनकी नगर निर्माण थी। अगले इनकी जो बात आती है राजनीतिक संरचना, यहाँ पे रूल कौन किया करता, और क्या ये राजनीतिक संरचना केंद्रीकृत थी या विकेंद्रीकृत। दो चीजें होती हैं। केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है, जब एक ही सत्ता सबको नियंत्रित करे। जैसे अभी हमारे देश में केंद्र सरकार है, एक संविधान है, उस संविधान के द्वारा एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, और वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारे पूरे देश को एक तरीके से चलाता है। दूसरा है विकेंद्रीकृत, जिसमें एक सत्ता ना होके कई सत्ताएं हैं, शक्तियों का विभाजन है, और एक दूसरे की नहीं मानते। एक राजा इधर है, एक राजा इधर है, एक राजा इधर है, एक राजा इधर है। और हमें पता कैसे चलेगा केंद्रीकृत है या नहीं, तो पता करने के कई तरीके हैं। पहला, जैसे हम देख सकते हैं कि भाई हर भारतीय के पास आपको एक ही नोट मिलेगा, आरबीआई द्वारा छपा हुआ, तो इसका मतलब हमारे यहाँ केंद्रीकृत सत्ता है। ये इसका एक सबूत है कि हमारे यहाँ केंद्रीकृत सत्ता दिखती। ऐसे इनके यहाँ उस टाइम करेंसी तो नहीं थी, लेकिन हमें इनके यहाँ माप तोल की एक सी व्यवस्था दिखती है। कहीं भी जाओ, सब जगह नापने का जो पैमाना है वो एक है, और इससे पता चलता है कि अगर एक समान माप तोल है, तो इसका मतलब कोई व्यक्ति तो इनको गाइड कर रहा होगा, किसी ने तो बताया होगा इस चीज का हम लोग यूज करेंगे अपने शासन में। तो माप तोल की जो प्रणाली इनकी एक समान थी, इससे पता चलता है कि भाई ये लोग केंद्रीकृत सत्ता के रूप में थे। साथ में ये लोग एक सील का यूज करते थे, मोहर का यूज करते थे, और उस मोहर के भी सबूत हमें हर जगह मिले, जिसमें कई बार यू होता था, कई बार राइनो दिखा दिया जाता था, वन हॉर्न राइनो, जिसका एक सींग होता है, ऐसे एक तरीके से दिखा दिया जाता था। तो इससे पता चलता है यहाँ पे केंद्रीकृत सत्ता थी, और इस केंद्रीकृत सत्ता में जो शासक था, रूलर जो था, वो थे व्यापारी, बिजनेसमैन आदमी, एक तरीके से यहाँ पे रूल किया करते थे, और उन्हीं के आधार पर सारी चीजें चलती थी। तो ये इनकी राजनीतिक संरचना को दिखाता है कि भाई कैसे इनकी राजनीतिक संरचना का विकास हुआ। अगली बात आती है इनकी आर्थिक संरचना कैसी थी, कैसे ये लोग अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते थे। तो आर्थिक रूप से ये लोग कैसे करते, तो किसी समाज की अगर हमें आर्थिक संरचना जाननी है, तो उसके कुछ पैमाने होते हैं। उन आधार पर अगर हम जान लें, तो हमें पता चल सकता है कि वो अर्थव्यवस्था कैसी है। तो सबसे बढ़िया पैमाना है कृषि। भाई कृषि में किस फसल का ये लोग उपयोग करते थे, सिंचाई कैसी थी, साथ में इनकी कृषि विकसित थी या अधूरी थी, ये सारी चीजें हमें पता चल जाएं, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये लोग आत्मनिर्भर थे खाने के मामले में या नहीं। तो कृषि में जो बातें जुड़ी है, एक तो सिंचाई, पानी खेत तक कैसे लेके जाते थे। दूसरा, फसल कौन कौन सी जानते थे। अगर ज्यादा फसल जानते हैं तो मतलब कृषि में ज्यादा एक्सपर्ट थे, कम फसल जानते हैं इसका मतलब थोड़ी बहुत ही नॉलेज थी, ज्यादा नॉलेज नहीं। दूसरा, पशुपालन। और पशुपालन क्यों, एक तो इन पशुओं से खाद्यान्न मिलेगा, दूध पी सकते हैं, साथ में मीट भी खा सकते हैं। दूसरा है इन पशुओं का यूज हो सकता है परिवहन के लिए, बैलगाड़ी बनाई जाएगी बैल का यूज करके, तो एज अ ट्रांसपोर्ट भी कहीं ना कहीं इसको यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट इनका विनिर्माण, शिल्प उद्योग।
ज्वेलरी कैसी है, मटके कैसे बनाते हैं, इसके द्वारा भी हम बता सकते हैं कि इन लोगों का आर्थिक संरचना कैसा था। और शिल्प उद्योग में इनकी दो चीज, पहला वस्त्र उद्योग कैसा था, क्या इनके वस्त्र अच्छे थे या नहीं थे। हम देखेंगे एक मलमल का कपड़ा जिसका ये व्यापार भी करते थे। साथ में इनका ईंट उद्योग जिससे इनके घर बनते थे, वो कैसा था, उसका विकास ये लोग कैसे करते थे। और सबसे लास्ट में आता है व्यापार, इनकी आर्थिक संरचना में व्यापार कैसा था। और किसी भी समाज के व्यापार को जानने के लिए बहुत सारे पैमाने होते हैं। पहला, आयात निर्यात। ये लोग क्या ज्यादा करते थे, अगर आयात ज्यादा करते तो इसका मतलब दूसरी सभ्यताओं पर निर्भर थे या दूसरे लोगों पर अपने सामान मंगवाते थे। और निर्यात ज्यादा करते तो इसका मतलब ये लोग ज्यादा विकसित थे, इसलिए निर्यात ज्यादा करते थे। तो आयात निर्यात कैसा था, आयात ज्यादा करते थे या निर्यात, इससे आप पता कर सकते हो कि वहां का व्यापार कैसा था। अगर निर्यात ज्यादा करते होंगे तो वाटर जो व्यापार है वो सरप्लस में होगा, इनके पास खुद के पैसे होंगे। दूसरा, व्यापार करते समय परिवहन के साधन क्या यूज करते थे, जल परिवहन या फिर सड़क परिवहन, ये सारी चीजें यूज करते थे। अगला, इनके व्यापार के लिए माप तोल की पद्धति कैसी थी, क्या लोग पैसे वैसे का यूज करते थे या सोना चांदी का यूज करते थे, किसका यूज करते थे। और इसके बाद विनिमय का साधन, विनिमय का साधन इनका क्या था, क्या क्या चीजें ये लोग यूज करते थे। ये इनके एक तरीके से व्यापार के मामले। तो इन सारे पैरामीटर के आधार पर हम लोग इनकी आर्थिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। और इन सब का परिणाम ही क्या होता है, नगरीकरण। सबसे पहले खाना बनाओ, खाने के बाद परिवहन के द्वारा व्यापार करो, व्यापार के बाद पैसा आएगा, पैसा के बाद धीरे धीरे आप लोगों की सत्ता बढ़ती जाएगी। तो इन सारे पैरामीटर को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे और इन सारे पैरामीटर के आधार पर हम बता सकते हैं कि इनका कैसे विकास हुआ। सबसे पहला पैरामीटर कृषि। तो कृषि के मामले में ये लोग कैसे थे, ये इनका सबसे पहला पैरामीटर। तो कृषि के मामले में हमें एक चीज पता चलती है कि इनकी कृषि विकसित थी। और ये लोग कुछ फसल जानते थे। क्या क्या मिला है हमें यहाँ पे, गेहूं ये लोग उगाते थे, आज भी हम लोग उगाते हैं उत्तर भारत वाले क्षेत्र में, पंजाब के मैदान में। साथ में जौ, जौ फसल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी इनके लिए। आज भी हम देखेंगे हमारे देश में चाहे हवन करो या शादी का समारोह हो, उसमें जौ का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग इस फसल को जानते थे, जिसे आज की दुनिया में ओट्स भी कहते हैं। तो जौ में बहुत सारे प्रोटीन वाले तत्व भी होते हैं और साथ में हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो जौ जो आज की शादियों में भी आपने देखा होगा, जब किसी लड़के की शादी होती है तो उसके ऊपर जो उसकी सिस्टर दाने डालती है तो उसमें जौ भी इंक्लूड होता है। तो इसका कारण है कि हमारे पूर्वज ये सारी चीजें, और हमारी हर पूजा में जौ का होना जरूरी है। साथ में ये लोग कपास, तेल के लिए कपास इनको चाहिए, साथ में पशुओं के लिए भी जो खाना खिलाना उस चारे के रूप में भी। कपास से कपड़े भी ये लोग बनाते थे और साथ में सरसों जिसका तेल और साथ में पशु के चारे के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो इन सब की खेती ये लोग दिखते हैं। हम लोगों को धान की खेती होते हुए नहीं दिखती। क्यों, क्योंकि हमें एक साथ बहुत सारा चावल नहीं मिला। लेकिन कुछ जगह सबूत जरूर मिले कि हाँ भाई ये लोग धान की खेती को करते नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने खाया जरूर है। खाया कैसा होगा, कहीं से आयात किया होगा। मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, उसने दूसरे देश से मंगवा लिया, उसके बच्चों को चावल खाना अच्छा लगता है। जैसे अभी हमारे देश में बहुत सारी चीजें नहीं है, जो चीज हम यूएसए से मंगवाते हैं, यूरोप से मंगवाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में मिलती है ना। तो ऐसे इनमें भी कुछ लोग आयात करते होंगे। और ये सारे सबूत जो हमें मिलते हैं, एक तो मिलते हैं लोथल जो इनका बंदरगाह था वहां, और दूसरा रंगपुर। लेकिन अगर बात करें क्या लोग ये धान की खेती करते थे, नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे।
बस धान के एविडेंस मिले कि हाँ भाई ये लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन इनको खेती नहीं आती थी धान की, ये हमें क्लियर है। और साथ में हमें एक और चीज पता चलती है, इनके यहाँ कृषि अधिशेष थी, मतलब खाना बहुत ज्यादा था। तो कृषि अधिशेष किसी समाज का कैसे पता चलता है? जैसे आपके परिवार में हमें जानना है कि आप लोगों की हालत कैसी है खाने के मामले। अगर आपके घर में आटा या फिर जो अनाज है वो स्टोर करके रखा है, तो इससे पता चलता है कि आपके घर में काफी ज्यादा खाद्यान्न है। और अगर आपके घर में वो चीजें स्टोरेज नहीं है, तो इससे पता चलता है कि आपका घर में खाने की दिक्कत है। तो ऐसे ही इनके किसी विशेष के बारे में, जैसे अभी हमारी सरकार बहुत सारे भंडार गृह बनाती है जहां पर हम लोग अपने गेहूं चावल इनको स्टोर करके रखते हैं, ऐसे ही इन लोगों ने भी बना रखे थे जिन्हें ये लोग कहते थे अन्नागार, अन्न को रखने वाली जगह। तो इनके यहाँ बहुत सारे अन्नागार हमें मिलते हैं, और ये कहाँ पे मिलते हैं? इनके बड़े बड़े शहर, एक तो हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदारो। इन शहरों में हमें दिखता है कि कैसे इन लोगों ने बड़े बड़े स्टोर हाउस एक तरीके से बना रखे थे, और इससे पता चलता है कि इनके पास काफी ज्यादा रिसोर्स थे, तभी ये सारी चीजें करते। और कृषि से ही जुड़ी चीज एक और, पशुपालन। किस किस पशु से ये लोग परिचित थे और किस किस पशु का ये लोग यूज करते थे? तो पशुपालन में हमें दिखता है कि भाई ये लोग हाथी, हाथी के दांत की बनी हुई बहुत सारी हमें कंगे मिले हैं, हाथी के दांत का बना हुआ स्केल मिला है। इसका मतलब ये लोग हाथी को जानते थे। साथ में इनका विकास थोड़ा राजस्थान के थार मरुस्थल तक था, तो इसका मतलब ये लोग ऊंट जानते थे, ऊंट इन लोगों ने देखा है। साथ में हमने जब इनकी सील देखी, मोहरे देखी, तो उसमें वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गैंडा दिखता है, तो इसका मतलब ये लोग गैंडे को भी जानते थे। साथ में इनके पास बैलगाड़ी थी, तो बैलगाड़ी होगी तो इसका मतलब बैल तो जानते ही होंगे। तो इन सारे पशुओं का ये लोग उपयोग करते थे अपने जीवन में। लेकिन ये लोग घोड़े का उपयोग नहीं करते। भारत में घोड़े मिलते ही नहीं। कभी भी आपने नहीं सुना हो कि भारत के इस घोड़े में, इस जंगल में घोड़ा रहता है, घोड़े हैं ही नहीं भारत में। तो इसलिए इन लोगों को भी जानकारी नहीं थी। लेकिन कुछ लोग घोड़े मन मंगवाए जरूर थे, और हमें कुछ जगह से हड्डी मिली है इसकी, घोड़े की। इसका मतलब कुछ लोगों ने एक आध घोड़ा मंगवाया होगा, या कुछ जो व्यापारी जो भारत में आते थे वो अपने साथ लेके आ गए होंगे। और एक क्षेत्र था सूरत गौड़ा, उस क्षेत्र में हम लोगों को घोड़े के सबूत मिले। लेकिन वैसे पूछा जाए क्या लोग परिचित थे, तो बिल्कुल नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ घोड़े का बड़े स्तर पर यूज नहीं दिखता। ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने सेना बना रखी हो घोड़े की और घोड़े पे लड़ने जाते हो, सेना से इन्हें कोई मतलब ही नहीं था, तो ये सेना लोग बनाते ही नहीं। ये लोग नॉर्मली अपना जीवन जीते थे, उसी में सारी चीजें ये लोग करते थे। तो ये सारी चीजें हमने देखी कैसे इनकी कृषि अर्थव्यवस्था थी। कल हम लोग इनका शिल्प उद्योग और साथ में व्यापार के मामले में कैसे थे, परिवहन क्या थे, वहीं से स्टार्ट करें। नहीं, कल सैटरडे है ना, कल करंट अफेयर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।